टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान, मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 और पूरा इतिहास का पार्ट 10। भारत पर अरबों का आक्रमण। अली अहमद द्वारा लिखित चचनामा से हमें अरबों के भारत पर आक्रमण और सिंध विजय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उसने सिंध पर बर्बरता पूर्ण आक्रमण कर सिंध पर विजय हासिल किया। उस समय वहां का शासक राजा दाहिर था। भारत पर आक्रमण करने के पीछे अरब वासियों का उद्देश्य धन दौलत लूटने के साथ साथ यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 में हुई के बाद से ही उनके उत्तराधिकारियों ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसका मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम की पताका फहराना था। इस्लाम के प्रचार के साथ साथ अपने धार्मिक अभियान को जारी रखने के लिए उन्हें अपार धन दौलत चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने विजित देश प्रदेशों से धन दौलत की लूटपाट करना भी जारी रखा था। अरब आक्रमणकारियों ने पहले तो सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन व ईरान को जीता। फिर उन्होंने सिंध की ओर रुख किया। सिंध को उन्होंने जीता और यहाँ भी लूटपाट की। अरब वासियों ने दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान से चिकित्सा, गणित में विशेषता, दशमलव प्रणाली और शासन प्रबंध की कुशलता की शिक्षा भारतीयों से ही ग्रहण किया। पंचतंत्र एवं चरक संहिता ग्रंथों का अरबी भाषा में इस दौरान अनुवाद हुआ। भारत पर तुर्क आक्रमण। महमूद गजनी या गजनबी उत्तवी की रचना किताबुल हिंद से महमूद गजनी और सुबतगीन के शासन की जानकारी मिलती है। अलबरूनी रचित तहकीक-ए-हिंद महमूद गजनी के काल के समाज का विवरण प्रस्तुत करता है। गजनबी या गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। सुबतगीन अलप्तगीन का गुलाम था, जो बाद में अलप्तगीन का दामाद बना। महमूद गजनी सुबतगीन का पुत्र था। महमूद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में जीनी में हुआ था। अपने पिता के समय में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्षों की अवस्था में 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते समय महमूद गजनी ने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की थी। बगदाद के खलीफा अल-आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान की और साथ ही उसे यामीन उल मिल्लाह और यामीन उद दौला की उपाधियां प्रदान की। तारीख-ए-गुजीदा के मुताबिक महमूद गजनी ने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। उसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पेशावर में किया था। इसमें जयपाल की हार हुई थी। महमूद गजनी के भारत पर किए गए विभिन्न आक्रमणों का उद्देश्य भारत की अपार धन संपदा को लूटना था। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब के समीपवर्ती क्षेत्र में किया और वहां का शासक जयपाल था। 1001 में किया पेशावर में, वहां का शासक जयपाल भी था। 1005 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया विजयराज के शासनकाल में। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया दाऊद कारमाथी के शासनकाल में। 1007-8 के बीच आक्रमण किया मुल्तान पर सुखपाल के शासनकाल में। 1008 से 9 में बेहिंद यानी पेशावर पर आक्रमण किया। आनंदपाल वहां का शासक था। 1009 ईस्वी में नारायणपुर पर आक्रमण किया। वहां का शासक के बारे में ज्ञात नहीं है। 1010 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। सुखपाल वहां का शासक था। 1013 से 14 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। राजा राम वहां का शासक था।
1014 में नंद शाह पर आक्रमण किया। त्रिलोचन पाल वहाँ का शासक था। 1015 से 16 में कश्मीर पर आक्रमण किया। संग्राम राज वहाँ का शासक था। 1018 से 19 में मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण किया। प्रतिहार राजपाल वहाँ का शासक था। 1019 में कन्नौज पर आक्रमण किया। चंदेल व त्रिलोचन पाल वहाँ का शासक था। 1021 में कश्मीर पर आक्रमण किया। रानी दिद्धा वहाँ की शासक थे। 1022 में ग्वालियर या कलिंजर पर आक्रमण किया। गण चंदेल वहाँ का शासक था। 1025 में सोमनाथ मंदिर की लूट की। भीमदेव वहाँ का शासक था उस समय। 1027 में सिंध के जाटों पर आक्रमण किया। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण 1025 ईस्वी में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र की लूट में महमूद गजनी को करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। 1008 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा नगरकोट के विरुद्ध किया गया हमला मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत थी। सोमनाथ की रक्षा करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर भी महमूद ने बर्बर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को लूटते समय महमूद गजनी ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं को मार डाला था। लूट कर वापस जाने के दौरान जाटों ने महमूद पर आक्रमण कर उससे कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के खिलाफ था। फारूकी, उत्तबी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था। उसका असली नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। उसकी प्रसिद्ध रचना तहकीक-ए-हिंद है। उत्तबी ने किताबुल यामिनी लिखा। वह महमूद गजनी के साथ ही भारत आया था। फिरदौसी भी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई, तब वह 59 वर्ष का था। मोहम्मद गौरी, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना। हेरात और गजनी के मध्य एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश गौर राज्य मोहम्मद गजनी के अधीन था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसका एक और नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। भारत पर मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया। उसका यह आक्रमण मुल्तान एवं सिंध पर हुआ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पठान यानी गुजरात पर किया। तब पठान के शासक भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बड़ी करारी हार दी। भारत में गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ। पृथ्वीराज विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच, इसमें गौरी का विजय हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई तराइन के मैदान में हुई, जिसमें गौरी बुरी तरह हार गया। इस लड़ाई को इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया। 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की भिड़ंत तराइन के मैदान यानी तराइन का द्वितीय युद्ध में हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। उसने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार डाला था। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, अतः जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी भारत में जीते गए प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक सौंपकर वापस गजनी लौट गया। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को जब विजित किया तो साथ ही साथ उसने जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट करके उनके मलबे पर क्रमशः कुब्बत उल इस्लाम यानी दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया।
मोहम्मद गौरी फिर से 1205 ईस्वी में भारत वापस लौट आया। इस बार उसने खोखर को बुरी तरह हराकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। खोखरों पर विजय के पश्चात जब मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली सल्तनत पर 5 मुस्लिम वंशों का शासन रहा। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। सबसे कम समय खिलजी वंश ही रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। सन 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी में से 1526 ईस्वी तक था। इन 320 वर्षों में भारत में कई मुस्लिम वंशों का शासन हुआ। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में लाहौर की गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने समस्त उत्तर भारत में तुर्कों का शासन स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़, एक युगांतर घटना थी। यह सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों, साहित्यकारों और शासकों का आश्रयदाता, शरण स्थली बन गए। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी में मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी से गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। सिंहासन पर बैठते ही ऐबक को गयासुद्दीन, मोहम्मद ताजुद्दीन और नासिरुद्दीन कबूचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता, बौदानी प्रवृत्ति के कारण लाखों के दान देने वाला की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर थी। बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गौरी ने मलिक उपाधि से नवाजा था। कुतुबुद्दीन के संरक्षण में रहने वाला फखे मुदविर युद्ध संबंधित कला का माहिर विशेषज्ञ था। इसने अदाबुल हर्ब ए सुजाअत की रचना की थी। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। इसने ताजुल मुहासिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान ही घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना आराम शाह, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। आराम शाह मात्र 8 महीने के लिए ही शासक बन पाया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी हथिया ली। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। पहले वह ऐबक का गुलाम था, बाद में उसका दामाद बना। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी जाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से अपनी
राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली ले आया। इल्तुतमिश शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण को पूरा करवाया था। उसे अपने प्रबल शत्रु एल्दोज और कुवाचा से 1215 ईस्वी से 1217 ईस्वी के बीच संघर्ष करना पड़ा। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसे 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति मिली थी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी अथवा चारगान नाम से जाना गया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने सोने के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया। उसने साथ ही 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम अंकित कराया। उसने स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रचलन शुरू किया था। उसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज रहता था। उसने तबकात-ए-नासिरी की रचना की थी। इल्तुतमिश ने 1231-32 में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने चंगेज खां के नेतृत्व वाली मंगोलों की सेना के आक्रमण से अपने सल्तनत की रक्षा की थी। चंगेज खां का जन्म 1163 ईस्वी में मंगोल जाति में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुचिन था। उसके पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। मंगोल जाति मूलतः असब और खानाबदोश जाति मानी जाती है। इस कबीले के लोग चीन के उत्तर में स्थित गोबी रेगिस्तान में निवास करते थे। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम यानी महान शासक की उपाधि धारण की थी। ऐसा करने वाला वह प्रथम तुर्क शासक था। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। उसने बदायूं में जामा मस्जिद, अजमेर में मस्जिद और नागौर में अतारकिन का दरवाजा का निर्माण करवाया। उसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कोहना के पास करवाया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज 1236। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक साबित हुआ। रुकनुद्दीन विलासी तबीयत का था। उसके अयाशियों ने उसे जनता और अमीरों के बीच अलोकप्रिय बना दिया था। रुकनुद्दीन के लिए शासन कार्य उसकी मां शाह तुर्कान चलाती थी। शाह तुर्कान मूलतः एक तुर्क दासी थी। रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान के प्रभाव और अवांछनीय फरमानों आदेशों से आजिज यानी परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और शासन का बागडोर रजिया सुल्तान को थमा दिया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया को तुर्की अमीरों ने 1236 ईस्वी में सुल्तान के पद पर बिठाया। इस प्रकार वह प्रथम मुस्लिम महिला बनी जिसने शासन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी काबा और कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में जाना शुरू किया। रजिया सुल्तान प्रथम महिला तुर्क शासिका थी। रजिया सुल्तान के खिलाफ उसके दरबारियों ने उसके स्त्री शासक होने के कारण पुरुष कुंठा से ग्रसित होकर बगावत कर दिया, पर अपने कूटनीति चालों से रजिया सुल्तान ने अपने दरबारियों के विद्रोहों को दबा दिया। रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिब बनाया। उसने अबिसिनिया के एक दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार और फिर नायब ए ममलिकत यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इससे तुर्क सरदारों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी गैर तुर्क को सामंत बनने
बनाने के रजिया द्वारा किए गए प्रयासों से तुर्की अमीर उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने रजिया को बंदी बना लिया और दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बारामशाह को बिठा दिया। रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर यानी शादी किया और पुनः गद्दी पर बैठने का प्रयास किया पर असफल रही। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। मुइजुद्दीन बारामशाह 1240 से 42। रजिया को गद्दी से हटाकर 1240 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मुइजुद्दीन बारामशाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। बहरामशाह ने अपने शासनकाल में सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नाइब का पद बनाया। उसने नाइब के पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन को बैठाया। मई 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने बहरामशाह को बंदी बना लिया और उसे मार डाला। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240। बहरामशाह के बाद उसके पौत्र यानी पोते अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने दिल्ली का सुल्तान बनाया। बलबन ने षड्यंत्र रचकर 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। बलबन ने 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद अकेले ऐसा सुल्तान था जो टोपियां सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दिया था। यह विवाह 1249 ईस्वी में हुआ था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। नासिरुद्दीन ने अपने राज्य की समस्त शक्तियां बलबन को सौंप दिया था। सुल्तान नासिरुद्दीन धर्म परायण व्यक्ति था। वह कुरान की नकल कर उसको बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन को दरबेज राजा के नाम से भी जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1246 ईस्वी को नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान कर उसे अमीर हाजिब बनाया था। मिनहाज उल सिराज नासिरुद्दीन के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था। उसने अपना ग्रंथ तबकात ए नासिरी यानी नासिरुद्दीन को समर्पित किया था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया था। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अकस्मात मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, अतः बलबन ही उसका उत्तराधिकारी बना। बलबनी वंश 1266 से 1290 ईस्वी तक। बलबनी वंश 1266 से 1290 ईस्वी तक चला। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा हुआ। गयासुद्दीन बलबन के नाम से गदीन सीन हुआ। गयासुद्दीन बलबन वीर योद्धा था। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल हुआ। बलबन के दरबार में इतिहास प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन राज्याश्रय पाते थे। बलबन के इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्को सरदारों के दल तुर्कान ए चिहलगानी को खत्म कर दिया। बलबन ने जिल्ले हिलाई की उपाधि धारण की थी। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला बदायूं के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था। उसका मूल नाम मोहम्मद हसन था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। खुसरो को तूती ए हिंद भारत का तोता कहा जाता था। सितार व तबला के आविष्कारक खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली दरबारों की शोभा बने रहे। तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी सुल्तान के सम्मुख घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पावोस पांव को चूमना
के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया था। बलबन ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाया। उसने नवरोज उत्सव शुरू करवाया और जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। 1279 ईस्वी में बंगाल के तुगरील बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था। अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मुहम्मद मंगोल सेना से लड़ते हुए मारा गया था। 1286 ईस्वी में अपने पुत्र मुहम्मद की मृत्यु के सदमे के कारण 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन ने स्वयं को ईरानी हीरो अफरसियाब का वंशज घोषित किया था। बलबन ने दिल्ली के आसपास बसे मेवाती डाकुओं का दमन किया था। बलबन ने दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना करवाई थी। बलबन के शासन का आधार कुरान के नियम थे। बलबन ने दीवान ए बिजारत राजस्व विभाग और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलबन की मृत्यु के बाद केकूबाद 1287 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय वह मात्र 18 वर्ष का था। केकूबाद ने एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। केकूबाद को लगवा मारने के बाद तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया। 1290 ईस्वी में बलबनी वंश या गुलाब वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स या क्यूमर्स को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार डाला। इस प्रकार बलबनी वंश यानी गुलाम वंश का खात्मा हो गया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी 1290 से 1320 ईस्वी खिलजी वंश चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबनी वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर 13 जून 1290 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करा खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। शासन बनते समय जलालुद्दीन की आयु 70 वर्ष की थी। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। जलालुद्दीन ने मंगोलों को परास्त किया था। उसने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से की थी। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसकी नीति अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करना था। उसने ईरान के धार्मिक फकीर सिदी मोला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में करामानिकपुर इलाहाबाद में उसकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजा-ए-नुल फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है। जलालुद्दीन को मारकर 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में कराया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरश्याप था। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरी यानी दिल्ली के पास में स्थापित की थी। उसने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए बलबन की रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। उसने अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल और अस्थायी सेना थी। उसके शासनकाल में मुस्लिम राज्य पूरे भारत में फैल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता बाजार व्यवस्था थी। उसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार नियंत्रण तथा माप तौल पर नजर रखने वाले अधिकारी मुहतसिब कहलाते थे।
अलाउद्दीन ने खमस यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने अपने राज्य में व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश जारी किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई। इस काम में उसका सहायक था मलिक काफूर वस्तुतः एक हिंदू हिजड़ा था। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा। 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर सुल्तान अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु अलाउद्दीन द्वारा सृजित नए पद दीवान ए रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। साहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक था। मुहतसी मापतौल निरीक्षक व जनता के आचरण का निरीक्षक था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने वाला। बरीद बाजार के अंदर घूम कर निरीक्षण करने वाला बरीद कहलाता था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायब बना दिया था। मलिक के नेतृत्व में खिलजी सेना के देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा को विजित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था। अलाउद्दीन ने 1000 खंबा महल यानी अलाई दरवाजा और जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, चराई कर, यह कर दुधारू पशुओं पर लगता था। घड़ी या गढ़ी कर, यह कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगता था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। उसने स्वयं को सिकंदर एहसानी उपाधि से विभूषित करवाया था। उसने गैर मुसलमानों से जदिया कर और मुसलमानों से ज़कात कर वसूलने की प्रथा चलाई थी। राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करना अलाउद्दीन की नई सोच थी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। अलाउद्दीन के दरबार के प्रमुख विद्वान थे अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध रचना खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सैनी कहा गया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। उसके शासनकाल में परवाना नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। उसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुमालिक तथा सूचनादाताओं को बरीद कहा जाता था। बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाताओं को मुहियान कहा जाता था। बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाताओं को मुनिहान कहा जाता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 4 स्तंभ माने जाने वाले मंत्रालय दीवान ए बिजारत मुख्यमंत्री पद होता था। दीवान ए आरिज युद्ध व सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए इंसा पद पर शाही घोषणाओं एवं पत्रों का प्रारूप बनाने वाला होता था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग एवं कूटनीति विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए रियासत व्यापारियों व बाजार का नियंत्रण करता होता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचनाओं प्राप्त करने वाला होता था। दीवान इंसा की सहायक सचिव को दबीर कहा जाता था। अलाउद्दीन ने खद्दानों की बिक्री के लिए साना ए मंडी नामक बाजार बनाया था। प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए शासकीय अन्न भंडारों की स्थापना की गई थी। सरा-ए-अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, मेवा, जड़ी बूटी, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आते थे। जियाउद्दीन बरनी लिखित तारीखें
फिरोजशाही से अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क इनाम व वक्फ रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त मुहतसिब यानी सेंसर और नाजिद यानी नापतोल अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के दरबार में उच्च कोटि के विद्वानों की कुछ कृतियां अमीर खुसरो द्वारा लिखित खजाइनुल फतह और ईसामी रचित फुतूह लातीन था। इब्न बतूता रचित रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई किताब थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोधर रोग से हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इसके 5 से 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर मलिक काफूर ने सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। कुछ ही दिनों यानी 35 दिन के बाद अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 13 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसे नगन स्त्री पुरुष के संगत बेहद पसंद थी। कभी कभी वह राज दरबार में स्वयं भी दरबारियों के बीच नगन होकर दौड़ा करता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। मुबारक के वजीर खुसरा खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। खुसरा खान मूलतः हिंदू था जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुसलमान बन गया था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक और खुसरा खां के बीच हुए युद्ध में खुसरा खां पराजित हो गया और इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश, आगे तुगलक वंश देखेंगे। थैंक यू।